तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैलेसेस एंड किंग्स। तो जितना भी एविडेंस वगैरह हमको मिला है, जितनी भी एक्सकवेशंस की गई, जितनी भी खुदाई वगैरह हुई है, जो भी स्टडी हुई, जो भी आपके पास में चीज़ें निकल कर आई हैं, उसके बेसिस पर एक बात जो क्लियर हो रही है वो ये है कि हम लोग अभी तक ये कॉन्क्रीट तौर पे नहीं कह सकते, या फिर हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है अथॉरिटी के सोर्सेज के बारे में। एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि इस अथॉरिटी के सोर्सेज एक्चुअल में क्या थे, या किन सोर्सेज या फिर कौन वो लोग थे जिनके पास में पावर थी और क्यों थी। इसके हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है। तो फिर जब आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं होते तो आर्कियोलॉजिस्ट फिर रिलाई करते हैं एजम्पशंस के ऊपर, कंक्लूजन्स के ऊपर। तो जो कंक्लूजन्स वगैरह निकाले गए उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत हम लोग करेंगे। हम लोगों को एक मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो में जिसको कहा जाता है प्रीस्ट किंग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये किसी पुजारी की मूर्ति है जो साथ में राजा भी हुआ था। इसको प्रीस्ट किंग नाम देने की एक वजह है। इस तरीके की मूर्ति जो है आपको कहीं और देखने के लिए मिली नहीं है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरीके की दूसरी मूर्तियां आपको एज सच देखने के लिए नहीं मिली हैं। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो मूर्ति निकल कर आती है, जिस तरीके का से इसको बनाया गया है, जिस तरीके की चीज़ें उसमें उकेरी गई हैं, उस तरीके की के फीचर्स वगैरह जो हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में दूसरी मूर्तियों में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसलिए इसको हम लोगों ने प्रीस्ट किंग कहा है। ठीक है, पहले इसकी मैं फोटोग्राफ्स आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है ये प्रीस्ट किंग की फोटोग्राफ है। सर के ऊपर कुछ बांध रखा है, बाल वगैरह ढंग से आपने काट रखे हैं, दाढ़ी वगैरह आपने ढंग से काट रखी है, एक तरह से आपने शॉल पहना हुआ है और शॉल के ऊपर भी फूलों की डिज़ाइन है। एक हाथ पर आपने कुछ ये बीड्स वगैरह के साथ में कुछ बांध रखा है। तो इस तरीके से ये जो है आपको एक मूर्ति देखने को मिली है। इस तरीके से इतना ज़्यादा डिटेल और प्रिसिशन के साथ में बनाई गई मूर्तियाँ इंडस वाली सिविलाइजेशन में भी नहीं देखने को मिली, मगर इस मूर्ति को इतना ज़्यादा इत्मीनान से और ढंग से बनाया गया। और देखिए सामने से इसका जो है फ्रंट इस तरीके से निकल कर आता है। पीछे से ये कुछ इस तरीके से है, पूरे बाकायदा अपना पीठ को ढका हुआ है इन्होंने ये शॉल वगैरह की मदद से। तो इस तरीके की मूर्तियां इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बाकी जगहों पे आपको इतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिली, या फिर इतने प्रिसिशन के साथ में नहीं बनाई। अब 2 मिनट के लिए आप सोचो कि 3, साढ़े 3, 4 हज़ार साल पहले इस तरीके से एक पत्थर के ऊपर एक मूर्ति बनाई जा रही है जिसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। इतना प्रिसिशन के साथ में उस पत्थर पर उकेरा गया है कि दाढ़ी के एक एक बालों के बीच में जो है लाइनें किस तरीके से आई हैं, उस चीज़ तक का ध्यान रखा गया है। इन सब बातों से ये बात समझ में आती है कि ये मूर्ति किसी सामान्य व्यक्ति की तो नहीं थी। ये बात एक बहुत क्लियर हो जाती है, या तो ये किसी रूलिंग क्लास के आदमी की तरफ इशारा कर रही है, या फिर कम से कम ये संभ्रांत वर्ग के जो अपर क्लास के लोग होते हैं उसकी तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि इस वक्त में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के समकालीन थी, वो एक साथ कोएग्जिस्ट करते थे। और मेसोपोटामिया में एक व्यवस्था थी कि वहां पर जो पुजारी थे वो राज करते थे, या प्रीस्ट किंग हुआ करते थे। तो क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों का मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन वालों के साथ में कॉन्टैक्ट था और इस तरीके की मूर्तियां हमको मिल रही हैं, और क्योंकि हम नहीं जानते कि यहाँ पे अथॉरिटी का सोर्स क्या है, हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है, तो फिर हमने ये किया कि जिस तरीके के मेसोपोटामिया की कहानी थी उसी के साथ पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मूर्ति को प्रीस्ट किंग बोल दिया। और एक अजम्पशन ये भी लगाया गया कि शायद इसी तरीके की सोर्स ऑफ अथॉरिटी यहां पर भी रही होगी। जो भी हो, मगर कुल मिला के इस तरीके की मूर्तियों से एक बात क्लियर समझ में आती है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी वगैरह जो है जिस तरीके की भी रही हो, कुल मिला के इतना मतलब यहां से समझ में आता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जिस तरीके की भी रही हो, मगर थी तो, मगर उसके बारे में हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है। हम सिर्फ अटकलों पर ही चल सकते हैं, इसके अलावा और कोई हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। तो ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति वगैरह आपको देखने को मिली है, इसके बेसिस पे कुछ अजम्पशंस किए गए। हालांकि बाकी एविडेंसेस वगैरह जो मिले हैं उसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ये है कि हड़प्पा में शायद कोई रूलर था ही नहीं। हड़प्पा से मेरा मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में शायद कोई रूलर था ही नहीं और सारे के सारे लोग जो है इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है। ये बात इसलिए गले नहीं उतरती, अगर सबके सब लोग अपनी मनमर्जी से चलने लगे तो इतनी यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिल सकती। इतनी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, इसका मतलब लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं, किसी के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जनरली डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता अगर सबको बराबर राइट दिए गए कि बिना डिबेट और डिस्कशन के कोई चीज इस तरह से हो जाए, और हमेशा आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। अगर कोई फैसला लिया भी गया और आपने इक्वल स्टेटस दे रखा है, मतलब वो व्यक्ति जो नहीं मानना चाहता वो आजाद है अपने मनमर्जी से कुछ भी करने के लिए, उस केस में फिर आपको यूनिफॉर्मिटी उस तरीके से तो नहीं देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ तो डिफाइंस, कुछ ना कुछ तो विरोध आपको समझ में आएगा। किसी व्यक्ति ने तो विरोध के नाम पे उस तरीके की यूनिफॉर्मिटी नहीं फॉलो की होती। इस तरीके के एविडेंसेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है,
कई लोग ये कहते हैं कि एक रूलर नहीं हुआ करता था, एक कई सारे रूलर हुआ करते थे। जैसे मोहनजोदाड़ो का अपना खुद का एक रूलर है, हड़प्पा का अपना खुद का एक रूलर है, राखीगढ़ी का अपना खुद का एक रूलर है, कालीबंगन का एक अपना रूलर है, बनिहाल का अपना एक रूलर है। इस तरीके से अलग अलग शहरों के अलग अलग रूलर्स हुआ करते थे। फिर वही बात आ जाती है कि अगर अलग अलग रूलर्स हुआ करते तो पावर प्ले चलता, ये लोग फिर एक दूसरे के साथ में लड़ाइयां लड़ते, एक दूसरे की बातें नहीं मानते, सारी चीजें होती। इनके शहर में कुछ तो इनका अपना स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जगहों पर आपको यूनिफॉर्मिटी वगैरह देखने के लिए मिल रही है। तो ये बात भी उतना ज्यादा गले हमारे नहीं उतरती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि एक सिंगल स्टेट था। अब रूल कौन करता था उस बारे में लेके विवाद हो सकते हैं कि एक राजा रूल किया करता था या 10 राजा रूल करते थे या 10 लोगों की एक समिति बनी हुई थी जो बैठ के राजाओं की तरह रूल करते थे। उस पर आपका विवाद हो सकता है, उस बात को लेके अपने मन में कंक्लूजन्स आप ड्रॉ नहीं कर सकते, मगर इतना तो समझ में आ रहा है कि ये सिंगल स्टेट था, क्योंकि जिस तरीके की यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिली है, जिस तरीके की यूनिफॉर्म चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे आर्टिफैक्ट्स वगैरह में हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे आपके प्लांट सेटलमेंट्स हो, चाहे ब्रिक्स में यूनिफॉर्मिटी हो, इन सब बातों से इतना समझ में आ रहा है कि एक सिंगल स्टेट हुआ करता था। अथॉरिटी पे चलो बात नहीं करते कि एक राजा था 10 राजा थे, मगर स्टेट जो था वो सिंगल था। अथॉरिटी का जो क्वेश्चन है उसको अपन क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ देते हैं कि कौन रूल करता था, हमें नहीं पता, मगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि सिंगल स्टेट था। वजह यह है, यानी कि एक राज था, एक देश था और उसके ऊपर रूल किया जाता था। आज की तारीख में अब और फर्दर एविडेंस आपको कल को मिल जाए और कुछ और चीज समझ में आ जाए तो वो एक अलग बात है, बट आज की तारीख में सबसे ज्यादा सही बात यही लगती है कि अथॉरिटी एक्चुअल में किसके हाथ में थी इसको तो खैर पता नहीं किया जा सकता, मगर हाँ ये मानकर चलेंगे कि ये सिंगल स्टेट हुआ करता था, ये 10 स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं था, या हर एक शहर का अपना राजा नहीं हुआ करता था, सब लोग बराबर के राइट्स नहीं रखते थे और एकदम सब जो करने के लिए फ्री हैं, उस तरीके की चीजें नहीं थी। एक सिंगल स्टेट हुआ करता था। अथॉरिटी के बारे में जो ये सिंगल स्टेट को चलाता था उस पर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो यही जो चीज है वो आपको समझ में यहां से आती है, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वगैरह लेकर उनको लागू करवाने के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी होना जरूरी है।